Hello everyone, I am Dr. Sumit Saxena, plastic surgeon. So today I am going to speak to you and give you some information regarding gynecomastia. Basically gynecomastia क्या होता है, क्यों होता है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और कोई इलाज है क्या, और क्या कुछ तरीके हैं जिससे हम उसको रोक सकते हैं या आगे नहीं हो सकता है उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो बेसिकली gynecomastia होता क्या है? gynecomastia होता है जब मेल चेस्ट एक फीमेल ब्रेस्ट की तरह ग्रो करने लग जाए, उसे कहते हैं gynecomastia। ये एक सूडो gynecomastia हो सकता है, ये एक ट्रू gynecomastia हो सकता है। सूडो gynecomastia में क्या होता है, जब आप बहुत सारी चर्बी गेन कर लेते हैं तो वहाँ पे भी फैट जमा हो जाता है, तो वो एक gynecomastia का अपीयरेंस देता है जो कि एक सूडो gynecomastia होता है। बेसिकली ये ओबेसिटी रिलेटेड हो गया। एक होता है ट्रू gynecomastia। ट्रू gynecomastia होता है जब ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट जैसे कि फीमेल ब्रेस्ट में होता है वो ग्रो कर जाए तो उसे कहते हैं ट्रू gynecomastia। इन जनरल हम लोग जो देखते हैं वो मिक्स देखते हैं, पर बहुत सारे पेशेंट जो यंग एज में gynecomastia के आते हैं वो यूजुअली ट्रू gynecomastia के पेशेंट आते हैं। अब ये gynecomastia क्यों होता है? ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। अगर आप देखेंगे तो नेचुरली कुछ लोगों में प्यूबर्टी के समय, प्यूबर्टी का मतलब होता है जब हम 14-15 साल के होते हैं और जब हमारा ग्रोथ एकदम स्पर्ट हो रही होती है, उसी समय पे चेस्ट की ग्रोथ हो जाती है, थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और ये हो जाता है। ये कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कुछ घबराने की ज़रूरत है। हाँ यस, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो सेटल हो जाता है। कभी कभी कोई मेडिकेशंस लेने, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हो या फिर कोई स्टेरॉइड ले रहे हो या फिर कभी कोई एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहे हो, उससे भी ये gynecomastia हो सकता है। कभी कोई हार्मोनल आप ड्रग्स ले रहे हो उसके कारण भी कोई gynecomastia होता है। कभी कभी हम लोग जिम में जाते हैं, वो हम लोग को सप्लीमेंट्स देते हैं, हमको पता नहीं चलता है, वो कभी आपको स्टेरॉइड के सप्लीमेंट्स भी देते हैं, कभी कुछ और सप्लीमेंट्स देते हैं जिसमें कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली जब हर्बल प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें हमको पता नहीं होता है, जैसे कि टी ट्री के एक्सट्रैक्ट काफ़ी सारे यूज़ करते हैं। तो उन सब केसेस में माइल्ड अमाउंट, जैसे लैवेंडर, कोई लोग बहुत लैवेंडर के टी लेने की आदत होती है, तो उन सब में एक माइल्ड ईस्ट्रोजन इफेक्ट होता है जिसके कारण जो ईस्ट्रोजन होता है वो बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन इज बेसिकली अ फीमेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन है उसकी थोड़ी सी लेवल कम होने के कारण ये gynecomastia होने का डर रहता है। तो इस तरह से ये gynecomastia होता है। अब gynecomastia हो जाए तो क्या किया जाए? डरने की बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि हम दवाई खा के या फिर कुछ एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज इन जनरल हेल्पफुल होती है। आप एक्सरसाइज करेंगे, इन जनरल बॉडी फिट हो जाती है। अगर ओबेसिटी के कारण सूडो gynecomastia है तो उसमें थोड़ा बहुत रिडक्शन होगा, पर जो स्किन लूज हो गई है वो कभी कम नहीं होने वाली, उसको वैसे भी सर्जिकल ट्रीटमेंट लगने वाला है। ट्रू gynecomastia कभी भी एक्सरसाइज से जाता नहीं है। तो ये समझना ज़रूरी है कि सर्जरी ही इसका एकमात्र उपाय है। यस, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं या फिर ये प्यूबर्टल या फिर ट्रू हार्मोनल gynecomastia है, वो सब चीज़ों को रूल आउट करना पड़ता है। कभी कभी हम कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं जिसमें कि हम टेस्टोस्टेरोन लेवल, ईस्ट्रोजन लेवल, ये सब चेक करते हैं ताकि आपको कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम्स है वो रूल आउट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसको कर सकते हैं। कभी कभी पेट की सोनोग्राफी भी की जाती है कि टेस्टिस की पोजीशन नॉर्मल है कि नहीं। ये सब चीज़ें टेस्ट होने के बाद में हम आपको gynecomastia की सर्जरी के लिए पेशेंट्स को लेते हैं। अब gynecomastia की सर्जरी करना ही उसका इलाज है, इससे कोई एक्सरसाइज या कोई मेडिसिन से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अब बेसिकली gynecomastia की सर्जरीज में भी आपके पास में ऑप्शंस क्या होते हैं? बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। लाइपोसक्शन करें, ओपन करें, ये डॉक्टर ने ऐसा कहा, इस डॉक्टर ने ऐसा कहा। देखिए, इसमें बहुत दो राय नहीं रहती हैं। लाइपोसक्शन एक बहुत अच्छा से जो है, कोई भी नई चीज़ आती है, लेज़र आया, लाइपोसक्शन है, हम लोगों का माइंड एकदम बैठ जाता है कि हमें वही चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। कई केसेस में हम लोग दोनों मेथोडोलॉजी को मिक्सअप करने के लिए एडवाइस करते हैं। क्यों मिक्सअप करने के लिए एडवाइस करते हैं? क्योंकि अगर आप प्लेन लाइपोसक्शन करेंगे तो हम फैट को तो डील कर पाएंगे, पर क्या आप ग्लैंड्स को पूरी तरह से निकाल पाएंगे लाइपोसक्शन से? नए नए कैनुलाज आए हैं जो कि कुछ हद तक ग्लैंड्स को भी टीज आउट करते हैं, पर टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव गॉट, मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हमने रियलाइज़ किया है कि अगर आप प्योर लाइपोसक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ एलिमेंट रह जाता है जिसको हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाते। तो येस, आई डू यूज़ लाइपोसक्शन, पर मैं लाइपोसक्शन gynecomastia के साथ में जो एक्जिला के नीचे साइड में फोल्ड्स आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस फैट है, उसको ट्रीट करने के साथ में मैं इन दोनों को ट्रीट करने के लिए भी मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और साथ में gynecomastia के लिए मैं फैट को थोड़ा लाइपोसक्शन से निकालता हूँ, पर जो ग्लैंडुलर टिश्यू बचता है उसके लिए एक छोटा सा इंसिजन जो कि आपके निपल एरोला के अंदर हाफ सर्कमफ्रेंस का लिया जाता है, उसमें से लेके हम आपकी gynecomastia को पूरी तरह से निकाल देते हैं।
क्या उसका रिकरेंस हो सकता है? जी नहीं, एक बार निकाल दिया जाए तो उसका कुछ रिकरेंस नहीं हो सकता है। यस, आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी या आप फैट गेन करेंगे तो जैसे कि मैंने पहले कहा सूडो गायनेकोमेस्टिया, यस सूडो गायनेकोमेस्टिया हो सकता है क्योंकि फैट ग्रोथ होगी तो होगी, पर ट्रू गायनेकोमेस्टिया कभी रिकर नहीं होगा। सो इस तरह से सर्जरी ही उसका एकमात्र और बेस्ट उपाय है, इसमें और कोई इलाज नहीं है। क्या सर्जरी के बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? इन जनरल बहुत ही सेफ सर्जरी है। हम लोग डे केयर की तरह करते हैं, एडमिट भी नहीं करते हैं पेशेंट को पूरे दिन के लिए, सवेरे करते हैं, शाम को घर छोड़ देते हैं। कंप्लीटली हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में भी एडवाइस करते हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं, बट मेरा ओपिनियन ये रहता है कि पेशेंट कंफर्टेबल रहना चाहिए और लोकल एनेस्थीसिया में सारे एरियाज़ को टच नहीं कर पाते हैं क्योंकि पेशेंट को पेन होता है। तो मैं एडवाइस करता हूँ जनरल एनेस्थीसिया में कराइए, 1 से लेकर 1.5 घंटे के अंदर सर्जरी हो जाती है, कोई निशान नहीं आता, कोई टाँके बाहर से नहीं लिए जाते हैं, सारे टाँके घुलने वाले अंदर से लिए जाते हैं, बाहर से कोई स्टिच रिमूवल नहीं रहता है और ये सर्जरी करके आप उसी दिन शाम को घर जा सकते हैं। हम आपको एक प्रेशर गारमेंट देते हैं जो कि आपको चेस्ट पे पहनना पड़ता है ताकि कुछ अंदर कलेक्शन नहीं हो और यूजुअली इन सब केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत हो सकते हैं, निपल लगे स्किन में चेंजेस हो सकते हैं, कलेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, पर इन जनरल अगर आप 100 पेशेंट देखते हैं तो 95-98% पेशेंट्स में कुछ भी नहीं होता है। 1-2% पेशेंट में कुछ इधर उधर छोटी छोटी माइनर चीज़ होती है पर मेजर कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं होते हैं। अब सर्जरी भी करवा ली तो इसके बाद में आफ्टर केयर की क्या ज़रूरत है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रेशर गारमेंट पहनना पड़ता है। कंप्रेशन गारमेंट को आप अगर 1-1.5 महीना पहनते हैं तो चेस्ट का शेप अच्छे से रिफाइन होके आता है और स्पेसिफिक कुछ और स्पेशल केयर नहीं रहते हैं। हम लोग बहुत कम मेडिसिन देते हैं, 3-4 दिन के लिए मेडिसिन रहती हैं, वो भी आपका एक बार पेन रिलीफ हो गया तो कोई मेडिसिन नहीं रहती हैं। बेस्ट रिजल्ट्स जो होते हैं वो 3 महीने बाद दिखते हैं, पर इन जनरल आपको तुरंत के तुरंत ही रिजल्ट्स आपको ओटी के बाहर निकलते ही आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। पर जो थोड़ा बहुत स्टिफनेस रहता है, थोड़ा सा कड़क बना रहता है, वो सब आपका 2-3 महीने में स्किन सॉफ्ट और सफल हो जाती है। इन सबको मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दी है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस का सवाल देने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। ये छोड़ के भी इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी या कांटेक्ट बॉक्स आपको दिखेगा, आप उस पर हमें मैसेज करिए या फिर ईमेल करिए या फिर हमें कॉल करिए। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम एंड डोंट वरी, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, ट्रीट इट नॉर्मली। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे उतनी जल्दी आप इससे ठीक हो सकते हैं।